डे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, ये तो जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो खैर अपनी स्क्रीन को देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ जी ये हमारा ही लेक्चर है। लेकिन जो एडीसी या बीकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाएंगे, सर ये आपने गलती से हमें ओ लेवल्स का लेक्चर तो नहीं भेज दिया। जी नहीं, बिल्कुल मैंने आपको गलती से ये लेक्चर नहीं भेजा है। ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, ये पूरी अकाउंटिंग में सेम है। यानी कि आप चाहे एडीसी या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या आप चाहे ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेम है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, बस इतना ज़रूर है। तो ये जो लेक्चर है हमारा ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, ये ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये एडीसी और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में असल में इतनी डिटेल में चीज़ें होती नहीं है, तो ये बेसिकली उनके लिए आप ना ही समझे तो बेहतर है। तो बस ये बाकी तमाम क्लास के लिए ये मौजूद है। अब क्या है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मुराद क्या होती है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसूल, यानी कि हिसाब किताब करने के कुछ हमें कवानीन, कुछ उसूल बताए जाते हैं। तो जिनको फॉलो करना हमें लाजिम होता है कि अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो ही हमारी अकाउंटिंग जो है वो हमें सही पिक्चर दिखा सकती है, अदरवाइज़ हमारी अकाउंटिंग हमें गलत पिक्चर दिखाएगी और फिर जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, यानी कि जो मालिक होंगे, वो कुछ चीज़ें गलत समझ जाएंगे फिर। तो इसीलिए हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो इन उसूलों को फॉलो कीजिए। वो क्या उसूल हैं, आइए हम स्लोली स्लोली इनको डिस्कस करते हैं। पहला उसूल हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, बिजनेस एंटिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, इसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसलिए लेक्चर को गौर से सुनिएगा। इसे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसे हम सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो दिल करे आप इसके नाम दे दीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये प्रिंसिपल हमें कुछ ये बताता है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई मीन इंग्लिश में लिखा हुआ है। द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मीन्स दैट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज बीइंग कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक बिजनेस का मालिक और उसका बिजनेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि आप कोई ऐसी बात दिल में ना लेकर आएँ कि अगर मैंने अपने कारोबार के लिए कुछ किया है तो इसका मतलब मैंने अपने लिए कुछ किया है, या मैंने अपने घर के लिए कुछ किया है इसका मतलब मैंने अपने कारोबार के लिए कुछ किया। नो, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। यानी कि अगर आप अपने घर के लिए कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो आप कारोबार में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपके घर की चीज़ है, ज़ाती चीज़ है, उसे आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर आप उसे कारोबार में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप उसे कारोबार के नाम पर कर दीजिए, हाँ ये जी कारोबार की चीज़ हो गई, तो फिर आप उसे कारोबार में इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ आपके बिज़नेस की है, आपके बिज़नेस में कंप्यूटर है, फर्नीचर अगर मौजूद है और आप उसे अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं तो उसे बिज़नेस में ही इस्तेमाल कीजिए, उसे घर के कामों में भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ बिज़नेस की है तो उसे बिज़नेस में इस्तेमाल करें, अगर कोई चीज़ घर की है तो उसे घर में इस्तेमाल करें। अगर आपने कारोबार के पैसों से अपने घर का खर्चा पे किया, घर के एक्सपेंसेस अगर आपने पे किए हैं, तो उसे कारोबार के खर्चे में शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके कारोबार का खर्चा नहीं है। अगर आपने अपने घर के अखराजात को भी कारोबार के यानी बिज़नेस के एक्सपेंसेस में दिखा दिया तो आपको आपके बिज़नेस की ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी। यानी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कारोबार मुझे प्रॉफिट दे रहा है या मेरा कारोबार मुझे लॉस दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एंटिटी। आपके कारोबार में रेवेन्यूज यानी आमदनी हुई है 10,000 की, ये हमारी रियल पिक्चर है और ये भी हमारी रियल पिक्चर है, दोनों ही रियल पिक्चर है। अब कारोबार में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हैं लिखे हुए, जो हैं वो हैं 9,000। ठीक है, हमारे कारोबार में जो एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं वो 9,000 के एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है इसमें वो 6,000 के हैं। ये क्या बात हो गई? इसमें कुछ कहानी यूँ है कि कारोबार के जो एक्चुअल एक्सपेंस, यानी अगर आप बिज़नेस के एक्सपेंसेस की बात करें तो बिज़नेस के एक्सपेंसेस सिर्फ 6,000 के हैं, बाकी 3,000 के शायद मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। इसको यूँ समझ लीजिए कि मैंने अपने घर का और अपने कारोबार का बिजली का बिल एक साथ पे किया है। जो मेरे घर का बिल था वो था 3,000 और जो मेरे कारोबार का बिजली का बिल है वो है 6,000। तो 6,000 3,000 दोनों ही मैंने एक साथ पे किया, कारोबार से पैसा निकाल के ही पे करूँगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई मेरे कारोबार का खर्चा हुआ है 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़, जबकि ये गलत है। मेरे कारोबार का यानी जो मेरे बिज़नेस का बिजली का बिल है वो सिर्फ 6,000 है।
तो मुझे अपना एक्सपेंस सिर्फ 6000 रिकॉर्ड करना चाहिए था। अच्छा, अगर 9000 रिकॉर्ड कर दिया तो मुझे क्या क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मुझे मेरा प्रॉफिट कितना शो होगा, 1000 शो होगा। यानी 10000 मेरी आमदनी हुई है, रेवेन्यूज मीन्स मेरी इनकम, मेरी आमदनी। इसमें से 9000 रुपीज़ मैंने जो है वो खर्च कर दिए। एक्सपेंस मीन्स कारोबार के खर्चे मैंने कारोबार में खर्च कर दिए, जबकि कारोबार में खर्च नहीं हुए, कारोबार में तो सिर्फ 6000 खर्च हुए। तो मेरा बिज़नेस मुझे ये शो करेगा कि भाई मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जब मैं ये सोचूंगा कि मेरा बिज़नेस मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसा कारोबार करने का? इतना सा प्रॉफिट कमा कर क्या करूँगा मैं? चलो बंद कर देते हैं। जबकि अगर मैं ट्रू पिक्चर देखूँ इसकी, तो मेरा कारोबार मुझे 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट शो कर रहा है। 10000 की मैंने आमदनी की थी, इसमें से कारोबार के जो खर्चे मैंने पे किए हैं वो सिर्फ 6000 के खर्चे हैं। ये कारोबार के खर्चे थे। तो कारोबार के खर्चे निकालने के बाद मेरे पास 4000 का प्रॉफिट बचता है। अब वो अलग बात है कि मैं इस 4000 के प्रॉफिट में से अपने घर के अखराजात कितने पे करता हूँ, अपने घर में कितने पैसे लेकर जाता हूँ, वो मेरा पर्सनल रीज़न है। ठीक है भाई। तो कारोबार का प्रॉफिट मुझे कितना शो हो रहा है, 4000, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो बिज़नेस है उसके अखराजात आप अलग रिकॉर्ड कीजिए, और अगर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई ख़र्चा लेकर जाते हैं तो उसे एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड ना कीजिए, बल्कि उसे सेपरेट नाम से रिकॉर्ड कीजिए। किस नाम से? ड्राइंग के नाम से। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्राइंग हमारी शो हो रही है वो 3000 शो हो रही है, तो ओनर की इन्वेस्टमेंट अलग रिकॉर्ड की जाएगी, ओनर की ड्राइंग अलग रिकॉर्ड की जाएगी। उसे आप कारोबार के एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि मालिक अलग है और उसका घर अलग है। इन दोनों, सॉरी, मालिक और घर तो एक ही चीज़ हो गई। मालिक का घर अलग है और उसका कारोबार अलग है। तो जो कुछ भी कारोबार में हो रहा है उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो कुछ भी घर में हो रहा है उसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जनाब। तो ये प्रिंसिपल हमें ये एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। अगला प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को, जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत मायने रखती है। क्या होता है समझिएगा मेरी बात को। पहले मैं ज़रा आपको आपके हवाले से समझा दूँ। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है? सर मुझे आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेने। ठीक है भाई, आ जाओ, ले लीजिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। अब जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बैठते हैं, आपने पहला हफ्ता लिया, सर बड़ी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। पहले दिन भी ली, दूसरे दिन भी ली, तीसरे दिन भी ली। उसके बाद दूसरे हफ्ते में सर वो 2 क्लासेस मिस हो गई, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बाद में देख लूँगा। फिर 1 महीने बाद सर वो बस 2 ही क्लासेस लिए हैं, बाकी सारी पेंडिंग में पड़ी, कोई बात नहीं सर, मैं देख लूँगा। एग्ज़ाम्स तक आते आते आपके हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सर बस मैंने अब तक सिर्फ 2 महीने की क्लासेस अटेंड की हैं, बाकी सारे लेक्चर्स मेरे अभी तक पेंडिंग में। और फिर जो सर पर बोझ आता है। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर। यानी आप मुस्तकिल मिजाजी से लेक्चर्स नहीं देख रहे, आप मुस्तकिल कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप बाकी अपने तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम है वहाँ पर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आप ही को परेशानी होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं तो आपसे फ़ीस ले चुका हूँ। अब पढ़ना आपने, कैसे पढ़ना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंसिस्टेंसी बिजनेस में भी है। बिजनेस से मुरादी क्या है, आइए ज़रा इसको पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं। द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स मीन्स दैट द अकाउंटिंग मेथड्स मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। यानी कि आप अगर कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं, किसी जगह पर कोई तरीक़ार इख्तियार कर रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली एक ही मेथड फॉलो करते जाइए। अपने मेथड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें, यानी बार बार अपने मेथड्स को तब्दील ना करें। इससे आपको भी परेशानी होगी, आपका जो अकाउंटेंट है उसे भी परेशानी होगी, और आपके जो यूज़र्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी आपकी रिपोर्ट्स को जो पढ़ते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कौन पढ़ता है? जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं करता, पार्टनरशिप की बात नहीं करता, लेकिन कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो पब्लिक की जाती हैं, शाया की जाती हैं। ठीक है। तो उसे गवर्नमेंट पढ़ती है, उसे शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं, उसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो जब वो उसे पढ़ते हैं तो उन्हें उसके अंदर कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए। सही। अब कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है, आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपने फॉर एग्जांपल आप सब ने डेप्रिसिएशन पढ़ा है। ठीक है। चाहे आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एडीसी या बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है। आपके पास कोई एक फिक्स एसेट है या नॉन करंट एसेट है, आपने उसमें ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है भाई। दूसरा साल आया, आपने उसी एसेट पर दूसरे साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तीसरा साल आया, आपने अपना मेथड चेंज कर दिया।
तीसरे साल पे आने के बाद आपने अपना मेथड चेंज कर दिया और कौन से मेथड पर आप आ गए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर, यानी जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आप रिड्यूसिंग यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर आ गए। चौथे साल आपको एहसास हुआ कि नहीं यार ये हम गलत मेथड पर आ गए, हम वापस स्ट्रेट लाइन मेथड पर चलते हैं, और आप दोबारा से स्ट्रेट लाइन मेथड पर आ गए। कंसिस्टेंसी नहीं है, आप मेथड्स बार बार अपने चेंज कर रहे हैं। अगर आप अपने किसी एसेट पर कोई एक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली उसको एक ही मेथड जो है उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, आप अपने मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन एक लंबे पीरियड के बाद और एक किसी खास वजह से। अगर आप अपने किसी एसेट का डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो आपको उसका एक सॉलिड रीज़न चाहिए, कोई ख़ास वजह आपको बतानी पड़ती है कि भाई हम अपने एसेट का डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। उसकी क्या वजह है, वो वजह आपको बतानी पड़ेगी कि भाई हमारे ख्याल में उसकी ये वजह है जिसकी वजह से हम अपने एसेट का जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो तब्दील करना चाहते हैं। चलो ठीक है, कर लिया, फिर दोबारा से उसको तब्दील नहीं कर सकते, फिर दोबारा से तब्दील नहीं कर सकते आप उस मेथड को। तो अगर आप अपने एसेट का डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करें तो थ्रू आउट दी पीरियड जितने भी उसकी लाइफ है, कोशिश करें कि भाई उस पर एक ही मेथड अप्लाई किया जाए। अगर किसी वजह से मेथड तब्दील किया जाता है तो बहुत ही सॉलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए, और फिर उसके बारे में वजाहत भी करनी पड़ती है। कहाँ करनी पड़ती है वो भी आपको समझाऊंगा। तो कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी मेथड फॉलो करते हैं तो एक ही मेथड आपको उस पर फॉलो करना है। इसी तरीके से जो एडीसी या बीकॉम के स्टूडेंट हैं वो ये जानते हैं कि जब हम इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेंट्री के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो वो मेथड भी एक ही रहने चाहिए, वो मेथड्स भी तब्दील नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस महीने कोई और सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, अगले महीने कोई और मेथड फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको एक ही मेथड, एक ही तरीक़ार आपको अख्तियार करना है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपसे फ़ीस जो है वो मंथली बेसिस पर ली जाती है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, मंथली बेसिस पर आपसे फ़ीस रिसीव की जाती है। अगले महीने में आपसे कह दूंगा नहीं जी ये 3 महीने की फ़ीस एक साथ देंगे आप बोलेंगे सर पहले तो आप मंथली ले रहे थे, आप 3 महीने की एक साथ, फिर 3 महीने की, ये क्या कर रहे हैं ना। बोला हमारी पॉलिसी तब्दील हो गई है। आपने बोला ठीक है सर ले लीजिए, 3 महीने की फ़ीस आपने एक साथ पे कर दी। वो 3 महीने गुजर गए, उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब जो है वो आप एक काम करेंगे, अब आप जो है वो महीने महीने हर मंथली ही पे करेंगे, 3 महीने की एक साथ पे नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर क्यों कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आप, कभी आप 3 महीने के पैसे एक साथ मांगते हैं, कभी आप 1 महीने के पैसे मांगते हैं, कन्फ्यूज़ कर रहे हैं सर आप हमें। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसके अंदर, क्यों, क्योंकि हमारी पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें जो भी आप तरीक़ार इख्तियार कर रहे हैं, जो भी मेथड्स आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सब कंसिस्टेंट होने चाहिए, एक ही पैटर्न पर चलने चाहिए, उसके अंदर चेंजेस नहीं आनी चाहिए। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है। तो कंसिस्टेंसी आपके रिकॉर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो, मेथड्स के अंदर जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेथड हमें ये बताता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है ड्यूअलिटी। ये बहुत ही आसान सा, ये तो आप सब बहुत प्यार से पढ़ चुके हैं। ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी यानी डुअल, डुअल एस्पेक्ट भी इसको कहते हैं, इसे डुअल एस्पेक्ट भी कहते हैं और इसे ड्यूअलिटी भी कहते हैं। आप सब अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुके हैं। इसरा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है अकाउंटिंग में, तो उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो हमें उन दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करना होता है, यानी कुछ डेबिट करना होता है और कुछ क्रेडिट भी करना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रांजैक्शन हुई और उसमें सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड कर दिया हमने, कुछ भी क्रेडिट नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या कोई ट्रांजैक्शन हुई और उसमें हमने सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, कुछ भी डेबिट नहीं हो रहा, गलत हो जाएगा। तो ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअलिटी मीन्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे, वंस ऑन द डेबिट साइड एंड वंस ऑन द क्रेडिट साइड। यानी एक ट्रांजैक्शन अगर होती है तो वो आप दो बार रिकॉर्ड करेंगे, दो जगहों पर रिकॉर्ड करेंगे कम से कम। ठीक है, दो जगहों पर रिकॉर्ड करेंगे। एक दफ़ा आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और एक दफ़ा उसी ट्रांजैक्शन को आप किसी दूसरे नाम से क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बात सर, बात समझ में नहीं? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं ड्यूअलिटी की। फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश पे। अब अगर मैं फर्नीचर परचेज करता हूँ कैश पे, तो फर्नीचर मैंने परचेज किया, फर्नीचर मेरे लिए क्या है? फर्नीचर मेरे लिए एसेट है। और जब मैं एसेट परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पर। तो मुझे अपने फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए। ठीक है जनाब, मुझे अपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। बस इतनी बात लिखकर छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं सर, अगर आपने सिर्फ फर्नीचर लिखकर छोड़ दिया तो ये बात वाज़ेह नहीं होगी कि ये फर्नीचर हमने
उधार पर ख़रीदा है या फर्नीचर हमने ये कैश पे ख़रीदा है। रीज़न भी बताना ज़रूरी है कि ये फर्नीचर जो हमने ख़रीदा है वो उधार पे ख़रीदा है या ये हमने फर्नीचर कैश पे ख़रीदा है। तो ये ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुए, इसी ट्रांजैक्शन के मैंने अभी एक पहलू को रिकॉर्ड किया है, दैट इज़ फर्नीचर। अब इसी ट्रांजैक्शन के मैं दूसरे पहलू को रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ कि ये फर्नीचर जो है वो मैंने कैश पे ख़रीदा है, तो मेरे पास से कैश गया, जिससे मैंने फर्नीचर ख़रीदा मैंने उसको कैश पे किया, तो मेरे पास से कैश गया यानी एसेट गया, एसेट गया तो मैं उसे कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, क्रेडिट साइड पर। तो इस ट्रांजैक्शन एक ही है, लेकिन मैंने उसे दो बार रिकॉर्ड किया, यानी दो टी अकाउंट्स में मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा, एक फर्नीचर के अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा और एक कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन को मैंने दो बार रिकॉर्ड किया है, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, यानी कुछ ना कुछ आप डेबिट करेंगे और कुछ ना कुछ आप क्रेडिट भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, तो सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर आप सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, जिसमें गड़बड़ के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बहरहाल, तो ये है हमारे पास ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो दो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। ये गोइंग कंसर्न क्या होता है? लंबे अरसे के लिए गोइंग कंसर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं। The going concern principle means that the accounting records are maintained on the basis that the business will continue to operate for an indefinite period of time। यानी ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जब भी आप अपने कारोबार का हिसाब किताब मेंटेन करेंगे, ये सोच कर करेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो कुछ महीनों तक नहीं रहेगा, बल्कि हमारा बिज़नेस एक इनडेफिनाइट पीरियड तक चलेगा, यानी कि एक लामहदूद अरसे तक चलेगा। कितने अरसे तक हमें नहीं पता, बस हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो कारोबार है वो एक लंबे अरसे तक चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। वो लंबा अरसा क्या है वो आपको खुद नहीं पता। जाहिर सी बात है, आप खुद लॉजिकली सोचिए, क्या आप कोई कारोबार ये सोच कर स्टार्ट करते कि यार बस 3 महीने तक कारोबार करेंगे उसके बाद फिर भले बंद हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं यार, कारोबार कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं आप, टाइम लगा रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या होती है? ये इंटेंशन होती है कि कारोबार जो है वो हमारा एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यही हमारी इंटेंशन है कि हम जो भी कारोबार करेंगे ये सोच कर करेंगे कि हमारा कारोबार एक लंबे पीरियड तक चलेगा। कारोबार के पीछे ये आपकी इंटेंशन होती है, और जब उसको रिकॉर्ड करेंगे कारोबार में कोई भी ट्रांजैक्शन, तो उसके पीछे भी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये सोच कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं लंबे अरसे तक चलाता चला जाऊँगा। कैसे? आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न में सबसे पहले लिखता हूँ मैं एक्सपेंसेस, आपके कारोबार के खर्चे। अब खर्चे क्या होते हैं? खर्चे का मतलब ये होता है कि जिस पीरियड में, जिस महीने में मैं बैठा हूँ उस महीने के जो अखराजात हुए उसे मैं अपने एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या जिस साल में मैं बैठा हुआ हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2024 में बैठा हुआ हूँ, तो 2024 में जो भी एक्सपेंसेस होंगे मैं उसे एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड कर दूंगा। इन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि ये खर्चे सिर्फ 2024 के हैं, ठीक है भाई। यहाँ तो आपकी नीयत ये शो हो रही है कि सर ये हमारे खर्चे सिर्फ 2024 के, यानी ये कारोबार सिर्फ 2024 तक रहेगा। यहाँ तो सर गोइंग कंसर्न शो नहीं हो रहा, अभी शो करता हूँ आपको। आपने एक मशीन ख़रीदी है, मशीन की कॉस्ट है 80,000, ठीक है। मशीन की कॉस्ट है 80,000, 80,000 की आपने एक मशीन ख़रीदी है। मशीन क्या है, ज़रा सोचिएगा आप लोग, क्या ये हमारे लिए एक्सपेंस है? अगर आप सोचें तो जाहिर सी बात है ये भी एक तरह का आपका एक्सपेंस ही है ना, क्योंकि जब आपने खर्चे दिए तो भी आपके पास से पैसा गया, मशीन खरीदी तो भी आपके पास से पैसा गया, तो ये भी आपकी जेब से पैसा खर्च हुआ, बिल्कुल खर्च हुआ। लेकिन ये खर्चा जो है, ये मशीन जो है वो आपको 1 साल तक बेनिफिट नहीं देगी, बल्कि 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आपको बेनिफिट देती है। तो मशीन को आप अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि मशीन को आप अपना एसेट रिकॉर्ड करते कि मशीन मेरे लिए एसेट है। अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं ज़रा इसको सोचिएगा। मशीन आपने रिकॉर्ड की 80,000, फिर इसमें आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन से मुराद ये कि हाँ बेशक मैंने 80,000 की मशीन ख़रीदी थी, लेकिन इस साल मैंने उसे सिर्फ इतना इस्तेमाल किया कि उसकी सिर्फ 10,000 कीमत गिरी है। डेप्रिसिएशन आप सब पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन से मुराद है कीमत में कमी। तो जो मशीन में लेकर आया था 80,000 की, उसकी 10,000 कीमत गिर गई है, तो अब मेरी मशीन की जो कीमत बचती है वो कितनी बचती है? 70,000, 70,000 अभी भी मेरी मशीन की कीमत बाकी है। ये आप लिख रहे हैं, ठीक है, बुक वैल्यू, और ये शो कर रहे हैं कि अभी भी 70,000 की मेरी मशीन बाकी है जिसे मैं अब अगले साल यूज़ करूँगा।
ठीक है, जब आप कोई टी अकाउंट बनाते हैं तो अपने टी अकाउंट में आप लिखते हैं बैलेंस सी डी के महीने के आखिर का बैलेंस है, और फिर उसी बैलेंस सी डी को आप लिख देते हैं अगले डेट पर बैलेंस बी डी। अगली डेट पर लिखने का मकसद क्या है कि सर मेरा कारोबार सिर्फ इस महीने तक नहीं रहेगा, अगले महीने भी चलाऊंगा, अगले महीने के बाद फिर अगले महीने भी चलाऊंगा। यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि हम अपने कारोबार को बस इस महीने पे एंड नहीं कर देंगे, बस इस साल पर एंड नहीं कर देंगे, बल्कि हम अपने कारोबार को एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू रखेंगे। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर अपना कोई फिक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो फिक्स एसेट को आप एक्सपेंस नहीं कह देते। आप चाह रहे तो इसे एक्सपेंस कर देते कि भाई मशीन पे 80,000 रुपये खर्च हो गए, बस ये पैसे खर्च हो गए। नहीं जी, आपने कहा 80,000 अभी खर्च नहीं हुए। 80,000 में से अभी हमने सिर्फ 10,000 की मशीन यूज़ की है, तो सिर्फ 10,000 हमारे खर्च हुए हैं। बाकी 70,000 की मशीन की वैल्यू अभी भी बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। तो हमारा एसेट अभी भी है 70,000। इस 70,000 को आप एसेट कहते हैं, यानी ये मशीन की बुक वैल्यू है, इसे आप एक्सपेंस नहीं कहते। ठीक है जनाब, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न, जो कि ये बताता है कि जब भी आप अकाउंटिंग में कुछ रिकॉर्ड करें तो ये सोच कर रिकॉर्ड करें कि हमारा जो कारोबार है वो सिर्फ इस महीने इस साल तक कंटिन्यू नहीं रहेगा, बल्कि एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि फ़िलहाल आपको ये चार कॉन्सेप्ट्स जो है, चार प्रिंसिपल जो है वो समझ में आ गए होंगे। फ़िलहाल अभी ये प्रिंसिपल्स ख़त्म नहीं हुए हैं, मैं एक साथ अगर समझा दूंगा तो आपके साथ आपके ऊपर एक बहुत सारा बर्डन एक साथ आ जाएगा। तो इन्हें स्लोली स्लोली हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि चारों प्रिंसिपल्स आपको क्लियर होंगे। फ़िलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।